खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। जयप्रकाश दलाल जी, बहुत स्वागत है जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपकी सरकार को बधाई, क्योंकि 270 में से 160 मरीज अगर ठीक होकर घर वापस लौट रहे हैं तो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है पूरे देश के लिए। वाली जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने कोरोना के पेशेंट्स को अपने जगह पनाह दी। इंटरनेशनल जो पेशेंट थे, इटली से आए थे, उनका यहाँ मानेसर में हमने ले जाकर उनका टेस्ट किया, वो पॉजिटिव मिले और सौभाग्य से वो सभी ठीक ठाक होके अपने देश चले गए। उसके बाद हरियाणा में कुछ ज़्यादा पेशेंट नहीं थे, लेकिन जो दिल्ली मरकज की जो घटना थी उससे हमारे यहाँ इस बीमारी का फैलाव हुआ जी। लेकिन हमने सभी जितने भी मरकज से संबंधित पेशेंट या जो जुड़े हुए लोग थे उनको फॉलो किया, उनके कांटेक्ट को फॉलो किया और धीरे धीरे करके सबके सैंपल लिए और उसमें से जो पॉजिटिव मिले उनका इलाज शुरू किया। हमारे यहाँ केवल 3 कैजुअलिटी हुई हैं और देश में सबसे ज्यादा, जैसा आपने बताया, 60% से ज्यादा जो है हमारे यहाँ रिकवरी हुई है। और जो अभी भी पॉजिटिव केस हैं, हमें उम्मीद है कि लगभग सारे के सारे ही ठीक हो जाएंगे जी। क्या कैसे आपने इन केसेस में इतनी कमी आई है? क्या यहाँ पर आप लोगों ने क्या सुविधा दी और कैसे इस कोरोना को मात देने के लिए धीरे धीरे सरकार बढ़ रही है? क्या कोशिशें की जा रही हैं यहाँ पर? इसका सबसे पहले तो हमारी जो जनता का धन्यवाद अदा करते हैं, हमारे प्रशासन का है, हमारी हेल्थ से जो मिनिस्ट्री है हमारे, उनका डॉक्टर्स का। हमने बड़ी सावधानी बरतकर और उनको समय समय पर उनको मॉनिटर करके जो जो उनको हेल्थ की सहायता दे सकते थे, मेडिकल एड दे सकते, टाइमली दी। और सौभाग्य से हमारे यहाँ गुड़गांव में, फरीदाबाद में इधर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, तो इनमें इनका ट्रीटमेंट करके हमारे सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं, एम्स है हमारे यहाँ और रोहतक के अंदर है, तो अच्छी मेडिकल सहायता देकर और लोगों की जान बचाने की कोशिश की गई है जी। और अभी क्या लग रहा है और कितने लोग हैं? क्योंकि हालांकि संख्या 270 बताई जा रही है, लेकिन ऐसे में इन लोगों का कैसे ध्यान रखा जा रहा है और कौन सी सुविधा दी जा रही है? क्योंकि यहाँ पर कई जगह से किट की बात आई थी कि टेस्टिंग होना चाहिए लगातार, लेकिन टेस्टिंग जो हो रही थी पीपीई किट से, वो सही नहीं आ रही थी। तो ऐसे में आपने कौन सा तरीका अपनाया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोगों को चिन्हित भी किया जा सके और उसके बाद इलाज भी हो सके प्रॉपर टाइम पर? ज्यादा कारण तो हमारा पड़ोस है। हम 3 तरफ से दिल्ली को घेरे हुए हैं और बहुत सारे कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस वाले जिनका हरियाणा में रहते हैं और दिल्ली में नौकरी करते हैं, आवागमन रहा। ऐसा ही एक इस केस सोनीपत में आया था, एक पुलिस वाला जो दिल्ली में सर्विस करता था, उसकी डेथ हो गई। और जो ये बॉर्डर जो शुरू में इतना सख्ती नहीं की गई थी, अब पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है कि जो लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं वो अपनी रहने की व्यवस्था दिल्ली में ही करें, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा में लोकल जो आवागमन है, जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल स्टाफ है या पुलिस वाले हैं, तो उनसे हमें डर रहता है। और जो पीपीई किट का हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ मानेसर के अंदर एक कोरियन फैक्ट्री है, उसने अच्छा चाइनीज पीपीई किट आई थी जो उपयुक्त नहीं मिली, तो उनका प्रयोग बंद कर दिया। लेकिन हमारी जो मानेसर की फैक्ट्री है वो बहुत अच्छी मात्रा में पीपीई किट अच्छी क्वालिटी की सस्ते रेट पे 400 रुपए से कम पे बना के देगी, जिससे सारे देश की जो जरूरत है पीपीई किट की हरियाणा पूरी करेगा। लेकिन रैपिड टेस्ट के लिए आप लोगों ने भी मना कर दिया था सर। हमें जरूरत के हिसाब से ही तो करेंगे हम, जो हर केस बाय केस हम फॉलो कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जरूरत होती है हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं, हमारे पास सारा सिस्टम है, जरूरत के हिसाब से हम कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई हमें आवश्यकता देगी जो महसूस होगी तो उसका प्रयोग करेंगे। हमारा अच्छा
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम समझते हैं कि हरियाणा का अच्छा है। जी। अब आप बॉर्डर की बात कर रहे हैं, तो क्या आगे आने वाले दिनों में फिर क्या आपकी रणनीति होगी लॉकडाउन को लेकर? क्योंकि अभी तो बॉर्डर चलिए सील्ड है, लेकिन उसके बाद 3 मई के बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा? ये सारा निर्भर करता है कि दिल्ली की पोजीशन क्या हो सकती है। जी। हरियाणा अगर पूरा का पूरा वो स्वस्थ भी हो जाए और दिल्ली में बहुत सारे केसेस हों, तो दिल्ली का बॉर्डर खोलने में हमें फिर संकोच होगा। और हरियाणा और दिल्ली जो है, बिल्कुल 3 साइड से हरियाणा का घिरा हुआ है और बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो पहले नौकरी दिल्ली में करते थे, पुलिस के अंदर है, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर, नर्सिस हैं, मेडिकल स्टाफ है और उनका रेजिडेंसी गुड़गांव में, फरीदाबाद में, इधर बहादुरगढ़ में, सोनीपत में रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है और हमारी कोशिश ये होगी दिल्ली की सरकार से कि जो हरियाणा के कर्मचारी या अधिकारी जो जिनकी आज दिल्ली को जरूरत है, उनकी रहने की व्यवस्था दिल्ली में ही करे, वो अच्छा रहेगा ताकि हरियाणा सेफ रह सके। यानी कि अगर हम सर उन लोगों की बात करें जो 3 मई के बाद हो सकता है कि सरकार अगर ये लॉकडाउन को खोलने की बात कहती है, तो कई ऐसी, क्योंकि गुरुग्राम ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग नौकरी के लिए वहीं पर जाते हैं, तो क्या आपकी यही सलाह होगी अगर दिल्ली में मामले बढ़ते हैं तो जो लोग हैं वो अभी भी वहां पर वर्क फ्रॉम होम ही करें? नहीं, अगर हमारे मान लीजिए दिल्ली में बहुत सारे केस हैं और हरियाणा में केस नहीं भी हैं, लेकिन अभी भी गुड़गांव की जो उद्योग धंधे हैं वो उसमें उनके कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, बहुत सारे दिल्ली से अप डाउन करते हैं, नोएडा से करते हैं, तो वो एक विचारणीय विषय है और उसका फैसला जो किया जाएगा उस वक्त तक सोच विचार के ही करना बनता है। ऐसा नहीं है कि हम इस बीमारी को ठीक होने के बाद दोबारा हमारे प्रदेश में घुसने दें। जी। अब क्योंकि सर आप कृषि मंत्री भी हैं, तो ऐसे में अब किसानों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि अभी तो चलिए थोड़ी रियायत दी गई है, लेकिन किसान तो हर तरफ से परेशान हो रहा है, चाहे मौसम का जो बदलाव हो रहा है उससे अलग किसान परेशान है। ये कोरोना की मार भी सबसे ज़्यादा किसानों पर पड़ रही है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ भले शहरों में महंगी मिल रही हो, लेकिन वो जो दाम बेच रहे हैं उन्हें उसका कोई भी जो मूल्य होता है वो उन्हें नहीं मिल रहा है। तो आगे उनके लिए क्या व्यवस्था है? मैं किसान भाइयों को बधाई देता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं। इस महामारी के वक्त में किसानों और सभी जगह अपने उत्पाद के दाम बढ़े हैं, लेकिन किसान ने अपने दूध के, सब्जियों के दाम नहीं बढ़ाए हैं, बल्कि उसको तो ये उसका सप्लाई चेन टूटने की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन इसमें दूध का उत्पादन उसने बढ़ाया है और हमारी हरियाणा सरकार की जो डेयरी है उसने अपनी परचेज बढ़ा दी है। 40% ज़्यादा दूध हम उठा रहे हैं ताकि किसानों को नुकसान ना हो। जहाँ तक फसल का विषय है, लेबर बाहर से आती थी, हमारे यहाँ बहुत सारे उनकी श्रमिकों की आवश्यकता होती थी। इस बार वो संभव नहीं हो पाया, लेकिन हरियाणा के किसान ने अपना पसीना बहाकर उस गेहूं का, सरसों का जो कटाई का वक्त है अपने पसीने से, अपनी मेहनत से किया है। और हरियाणा सरकार के लिए भी एक चैलेंज था कि इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडियों को कैसे चलाया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने बड़ी समझदारी का परिचय देते हुए इस बार जो है परचेज सेंटर की संख्या 3 गुना 4 गुना बढ़ाई है और परचेज सेंटर को हम गांव तक लेके गए हैं। 3-3, 4-4, 5-5 गांव के क्लस्टर में परचेज सेंटर हों। और इस समस्या में जब ये आई तो बहुत विरोध भी किया कुछ व्यापारी भाइयों ने कि भाई हम गांव में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूं व्यापारी भाइयों का कि उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा और आज हरियाणा ने रिकॉर्ड परचेज की है। पिछले 20 तारीख से हमारी गेहूं की परचेज शुरू की थी और आज लगभग 5वां दिन है। 15 लाख मीट्रिक टन की हम परचेज गेहूं की कर चुके हैं, 2 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन की हम सरसों की कर चुके हैं और इस महीने में इसी रफ्तार से अगर चली तो 1 महीने के अंदर हम 80-90 लाख मीट्रिक टन गेहूं की परचेज कर लेंगे और सरसों जितनी भी उपलब्ध होगी 7-8 लाख
जो भी मीट्रिक टन किसान लेके आएगा मंडी में, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान की परचेज हम करेंगे। और इस सारे जब उद्योग धंधे बंद हैं, आर्थिक गतिविधियां सारी ठप पड़ गई हैं, हरियाणा के किसानों में को जो उनकी मेहनत की कमाई है उसका लगभग 20,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार उनके खाते में डालेगी, जो उनकी उपज का मूल्य है। तो इससे अर्थव्यवस्था की गतिविधियां बढ़ेगी और आगे आने वाला जो फसल का बिजाई का वक्त है उसके लिए किसान को खाद की, बीज की और पेस्टिसाइड की, फर्टिलाइजर की या लेबर की या किसी भी तरह डीजल की कोई भी जहां उसको पैसे की आवश्यकता होगी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारी जो है अगली फसल की और तैयारी करके किसान जो है इस देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देगा। जी, तो ब्रेक पर जाने से पहले हम लगातार बात कर रहे थे जयप्रकाश दलाल जी, जो हमारे साथ कृषि मंत्री जुड़े हुए हैं हरियाणा के। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। जयप्रकाश जी, एक बात और है कि क्या ये माना जाए, आप जैसे बता रहे हैं आपने इतनी सुविधा दी और कोई परेशानी नहीं हुई और फसल भी हुई है, परचेसिंग जो चीज़ है वो भी बढ़ी है, उसको भी आप ले रहे हैं, तो क्या आपने बहुत ये कह सकते हैं बहुत जल्दी निर्णय भी लिया था जिसकी वजह से आज स्थिति यहाँ पर किसानों की ठीक है? क्योंकि 27 मार्च लगभग ऐसा टाइम था जब आपने ये निर्णय ले लिया था कि आवाजाही में रोक टोक नहीं होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए किसान अपनी फसल काट भी सकते हैं और पूरा काम कर सकते हैं। तो ये पहले आपने निर्देश दे दिए जिसका ये नतीजा रहा कि किसानों को दिक्कत भी नहीं आई और सरकार ने भी उनकी मदद की। ये बाकी राज्यों को भी सोचना चाहिए था। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी दूरदृष्टि हैं मनोहर लाल जी, उन्होंने सबसे पहले हरियाणा को जब ये महामारी आई तो इसको सब समाज के अंदर जागृति लेके आए और चीज़ों को एंटीसिपेट करना शुरू किया कि ऐसी अवस्था में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो हरियाणा ने जितने भी अप्रवासी मजदूर थे उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की, समाज सेवी संस्थाएं बहुत सारी आई और हरियाणा ने अपने 3 महीने का जो बीपीएल परिवार थे और पीले कार्ड धारक थे उनको सबको अनाज और राशन फ्री में बांटना शुरू कर दिया। बल्कि जो कुछ मजदूर रजिस्टर्ड थे जिनका हमारे पास अकाउंट था उनके खाते में पैसे भी दिए। हरियाणा के अंदर अच्छी तरह से मैपिंग की हुई है कि हरियाणा के अंदर कितने किसान हैं, कितने किस वर्ग के हैं। टेक्नोलॉजी का हमने सारा सहारा लिया हरियाणा सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री जी टेक्नोलॉजी में पूरा विश्वास करते हैं। जो कल्याणकारी कार्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकते हैं वो हरियाणा में होते रहते हैं और उसी का लाभ हमें मिला है कि हरियाणा में किसी भी वर्ग को कोई बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं आई है और हरियाणा की जनता प्रधानमंत्री जी को पूरा फॉलो करती है, उनकी अपील को पूरी तरह से मानती है और उसी के पालन करते हैं कि आज हमारे जो सारे ग्रामीण क्षेत्र की गतिविधियां हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लॉकडाउन की अवस्था में भी सारे काम हमारे चलते रहे। हमारी कृषि में कोई किसी तरह की रुकावट नहीं आई। बोनस का भी ऐलान किया है, वो क्या है स्कीम? नहीं, बोनस का ऐलान नहीं किया है हमने। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे उसकी सारी परचेज की है जी। और इस वक्त का किसान को जरूरत ये थी कि जो उसने उपज पैदा की है लगभग 20-22 हजार करोड़ रुपए का अन्न किसान का इस एक फसल का होता है और सारी किसान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसको उसके पास ज्यादा पैसा रखने को नहीं होता है। अगली फसल के लिए इसी पैसे में से उसको हिस्सा चाहिए, खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, डीजल की प्राइस के लिए या कोई ट्रैक्टर हायरिंग के लिए या जो भी गतिविधियां कृषि से जुड़ी हुई हैं। तो हमने बिल्कुल आगे चल के हरियाणा का पता करेंगे कि हमारी प्रोक्योरमेंट जो है सारे भारत में, मैं सोचता हूं कि मुझे पूरा आंकड़े तो मेरे पास नहीं है लेकिन उत्तर भारत के प्रदेशों के आंकड़े हैं जो है, तो हरियाणा की जो प्रोक्योरमेंट की जो गति है और जो पेमेंट की गति है और प्रांतों से बेहतर है और इसीलिए तो हरियाणा को बोलते हैं कि हरियाणा भारत में एक अच्छा विकसित प्रदेश है। अच्छा सर, एक और सवाल ये करूँगी। एक तरफ क्योंकि हरियाणा हर तरह से घिरा हुआ है, एक अगर देखा जाए गुरुग्राम जहाँ पर सारी यहाँ पर हब कहा जाता है, एक तरफ पूरा ग्रामीण क्षेत्र और ऐसे में जो लॉकडाउन में आपने किसे सबसे ज़्यादा जागरूक देखा है? इस वजह से मैं पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर फसल भी हुई, मेहनत भी करी और उसका उन्हें सरकार ने कदम भी उठाए, तो लग रहा है कि जो ग्रामीण लोग हैं वो लॉकडाउन का पालन करते हुए अपना काम भी उन्होंने किया है और
एक नज़ीर भी कहीं ना कहीं पेश की है कि ग्रामीण इलाका है लेकिन फिर भी ज़्यादा जागरूक है। क्या आपको ऐसा लगा? नहीं, हरियाणा के लोग पूरा जागरूक हैं और स्थिति की गंभीरता को समझते हैं और उनको ये भी पता है कि आज जो सरकारों के जो आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है। हमारे यहाँ हर महीने 8-9 हज़ार करोड़ रुपए का टैक्स आता था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोई चीज़ छुपाई नहीं। पब्लिक को साफ-साफ बता दिया कि भई इस जो हमारा रेवेन्यू है शॉर्टफॉल हो गया है और 8-9 हज़ार की बजाय सारा मिला के 1,000-1,500 करोड़ रुपए ही रेवेन्यू आया है। और तो हमने तुरंत जो जो गतिविधियां करनी चाहिए कि हमारे विधायकों की सैलरी थोड़ी सी कम की, एक महीने की कट कर दी, पुराने विधायकों की कर दी। कर्मचारी भाइयों से हमने अपील की कि आप लोग, उन्होंने भी लगभग मुख्यमंत्री जी के सहायता कोष में 200 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। हम तो इवन जो किसान भाई हैं अन्न लेके मंडी में आते हैं उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि भाई आप भी थोड़ा सा अन्न दान करिए। ये स्थिति ऐसी है, इसके लिए कोई एंटीसिपेट नहीं कर पा रहा था, कोई इसको पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था। और सारी दुनिया की सरकारों की, भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो रेवेन्यू आगमन था वो सारा ही तो ठप हो गया है। लेकिन हमने हिम्मत से इसका मुकाबला किया। रोजगार को लेकर आगे क्या रणनीति, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या थी, हालांकि सरकार के आने से पहले, और अभी क्या जो स्थितियां अभी हो गई हैं, ऐसे में आगे की क्या रणनीति रहेगी रोजगार को लेकर? ये बड़ा चिंता का विषय है कि जो रोजगार के साधन थे, खासकर जो निर्माण उद्योग में, सड़कें बनाने में, और जो गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन शहर में हैं वहाँ जो श्रमिक थे उन भाइयों को बड़ा कष्ट हुआ है। और ये धीरे धीरे करके ये रोजगार की गतिविधियां फिर चलानी पड़ेंगी जी। लेकिन दीपाली जी, हमारे देश में जो गांधी जी का एक सपना था कि ग्रामीण इलाके का विकास हो, अर्थव्यवस्था ग्रामीण केंद्रित हो, एक ग्राम को यूनिट मान के वहां के अपना सिस्टम चले और वहां रोजगार के साधन उपलब्ध हों। अगर इस तरफ ध्यान हम देंगे तो हमारे देश का विकास जल्दी होगा। शहर सेंट्रिक हो गए, लेबर का पलायन शहरों की तरफ हो, शहर हमारे स्लम बनते जा रहे हैं और जो सुविधाएं शहरों में हैं, सड़कों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिजली की, इंटरनेट की, धीरे धीरे करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांव-गांव में पहुंचा दी है जी। और अब जो है ये भी एक विचार का मुद्दा है कि जितने भी रोजगार के साधन हैं जी, उस गांव के अंदर ही जाने चाहिए और खेती बाड़ी से भी बहुत सारे रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं जी। अब ये किसान फसल पैदा करता है, अगर छोटी छोटी यूनिट उसकी प्रोसेसिंग की गांव में लग जाए, गांव में पैकेजिंग का काम हो जाए, गांव में जो है फूड प्रोसेसिंग के काम हो, फ्लोरिकल्चर के काम हो, हॉर्टिकल्चर के काम हो, फिशरीज के काम हो, तो जो गांव से चीजें हो सकती हैं उस तरह की चीजें करेंगे तो वहां पर नए रोजगार जनरेट होंगे और जो ग्राम स्वराज्य का गांधी जी का सपना था वो भी हम पूरा कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां देने के लिए। तो अब हरियाणा सरकार ने एक तरफ तो कोरोना को मात देने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि 270 में से 160 मरीज ठीक हो चुके हैं। आगे आने वाले दिनों में बाकी जो मरीज हैं वो भी ठीक होंगे। दूसरी तरफ किसानों की अगर बात करें तो किसानों को पहले से ही यहाँ पर कह दिया था, निर्देश दे दिए थे कि यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है और वो अपनी जो फसल का काम है वो सब कर सकते हैं। ऐसे में सरकार ने कदम उठाया जिसकी वजह से जो फसल है वो भी नष्ट नहीं हुई है और काम भी पूरा हुआ है। जिस तरीके से अब रोजगार की बात करें तो ग्रामीण अगर व्यवस्था सुधरेगी तो आगे भी इस पर रोजगार भी आगे आ सकते हैं।